मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अभी जो कंटिन्यू वो जो टॉपिक हो रहा था वो था पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो कल हम जिस स्टेज तक आए थे जो है हम आज उस स्टेज के आगे वाली जो चीज़ें हैं उसको हम करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, तो कल तक में हमने देखो बेटा इस स्टेज तक हम आए थे जो है कि तुमने देखा होगा कि इस टाइप का इक्वेशन तुमको प्राप्त हुआ होगा 1/psi(x)(1/psi(x)(x) d2 psi(x)(x)(dx)² plus 1/psi(yy) d2 psi(yy)(dy)² and plus 1/psi(z)(1/psi(z)(z) d2 psi(z)(z)(dz)² आप लोग इसको यदि ध्यान से देखें तो ये देखें ये क्या है, क्या लिखा हमने 1/psi(x)(x) d2 psi(x)(dx)² प्लस 1/psi(yy) d2 psi(y)(dy)² प्लस 1/psi(z)(z) d2 psi(z)(y)(dz)² और इसके आगे क्या था प्लस 2me/h² प्लस 2me/h² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन से हम आगे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद हमने क्या किया, पुटिंग या लेट पुटिंग जो ये वैल्यू है आपकी 2me/h² इज इक्वल टू k², जैसे हम पहले जो मानते थे पुटिंग 2me/h² इज इक्वल टू k²। ठीक है, और इसी को हम मान लिए कि ये हो गया आपका kx² प्लस ky² प्लस kz²। क्या हो गया, kx² प्लस ky² प्लस kz²। कहने का मतलब यह है कि यदि हम 2me/h² के जगह क्या रखते हैं kx² प्लस ky² प्लस kz²। हम सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से हम जो स्टार्ट किए यहाँ से हम इसको इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या कर रहे हैं कि 2me/h² के जगह क्या रख रहे हैं kx² प्लस ky² प्लस kz² इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसमें ये चीज रखेंगे तो हमको देखिए क्या प्राप्त होगा 1/psi(xx) d2 psi(xx)(dx² प्लस 1/psi(yy) d2 psi(yy)(dy)² and plus 1/psi(zz) d2 psi(zz)(dz²। ठीक है, और अब आ गया क्या, उसके बाद क्या है प्लस 2me/h² और 2me/h² के क्या रखेंगे kx² प्लस ky² प्लस kz²। तो ये हो गया kx² प्लस ky² प्लस kz² एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए इस x वाले टर्मिनोलॉजी को देखिए, ये x वाला टर्मिनोलॉजी ये और kx² को एक साथ, फिर ये जो y वाला जो है 1/psi(y) d2 psi(yy)(dy² प्लस ky² को एक साथ और 1/psi(zz) d2 psi(z)(dz²) kz² को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जो है देखिए 1/psi(xx) d2 psi(xx)(dx² प्लस kx² ये एक साथ हो गया। इसी प्रकार से y वाला जो टर्म है 1/psi(x)
डी वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये एक साथ, ठीक है। और फिर जो है ये जेड वाला जो टर्म है दोनों कि 1 अपॉन साई जेड जेड डी टू साई जेड जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमको ये इक्वेशन जो है मिल रहा है। सपोज कर लीजिए इस इक्वेशन को हमने क्या सपोज किया, इक्वेशन नंबर 3। ये जो हमने इक्वेशन जो है ये सपोज किया क्या है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन 3 में क्या है कि 1 अपॉन साई एक्स एक्स डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साई वाई वाई डी टू साई वाई वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साई जेड जेड डी टू साई जेड वाई डी जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0। यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। अर्थात इक्वेशन 3 तभी सही होगा, इक्वेशन 3 तभी सही होगा जबकि जो ब्रैकेट के अंदर के जो क्वांटिटी हैं वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से 0 के बराबर होंगे। तो इसको हम एक लाइन में लिखते हैं कि इक्वेशन 3 इज वैलिड ओनली, इक्वेशन 3 इज वैलिड ओनली इफ ईच क्वांटिटी इन ब्रैकेटेड आर इंडिपेंडेंटली इज इक्वल टू 0। अर्थात इक्वेशन 3 तभी सही होगा जब 1 अपॉन साई एक्स एक्स डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर ये 0 के बराबर हो अलग से, फिर 1 अपॉन साई वाई वाई डी टू साई वाई वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर ये अलग से 0 के इक्वल हो, और 1 अपॉन साई जेड जेड डी टू साई जेड जेड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ये अलग से 0। अर्थात इस तीन जो इक्वेशन 3 है इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन 3 छोटे छोटे इक्वेशन छुपे हुए हैं कि पहले ब्रैकेट वाली क्वांटिटी 0 के बराबर है तो उसको एक इक्वेशन मान लेंगे, दूसरे ब्रैकेट वाली क्वांटिटी 0 के बराबर है तो उसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे, और तीसरे ब्रैकेट वाली क्वांटिटी 0 के बराबर है तो इसको तीसरा इक्वेशन मान लेंगे जो। तो इस लाइन को, इस चीज को हम ये लिखते हैं देखिए, इसको लिखते हैं इक्वेशन 3। यहां से दूसरे देखिए, इक्वेशन 3 is valid only if equation 3 is valid only if each bracketed quantity must be equal to 0 इंडिपेंडेंटली। वही चीज हमने बताया कि ईच ब्रैकेटेड क्वांटिटी मतलब कि इक्वेशन 3 तभी सही होगा जबकि ब्रैकेट के अंदर के हर क्वांटिटी स्वतंत्र रूप से 0 के बराबर हों। तो 0 के बराबर होंगे तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, तीन इक्वेशन प्राप्त होगा। पहला इक्वेशन देखिए क्या होगा, 1 अपॉन साई एक्स एक्स, 1 अपॉन साई एक्स एक्स डी टू साई एक्स एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये क्या निकल जाएगा कि डी टू साई एक्स एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर साई एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। मान लिया ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसी प्रकार से जब दूसरा वाला क्वांटिटी 0 के बराबर होगा अर्थात ठीक है क्या, इसी प्रकार जब दूसरी वाली क्वांटिटी जो है जब 0 के बराबर होगी अर्थात 1 अपॉन साई वाई वाई डी टू साई वाई वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 0, तो उससे हमको क्या इक्वेशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार से हमको यहाँ मिल जाएगा डी टू साई वाई वाई डी टू साई वाई वाई डी वाई स्क्वायर
प्लस के वाई स्क्वायर साइन वाई वाई इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4b। एंड तीसरा वाला क्या मिलेगा, d2 साई जेड जेड अपॉन dz स्क्वायर के जेड स्क्वायर साइन जेड जेड इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 4c। आप देख रहे हो चाहे इक्वेशन 4a हो, चाहे 4b हो, चाहे 4c हो, ये तीनों इक्वेशन जो है उसी अप्रॉक्सीमेट फॉर्म के हैं आपका कि d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0, जिसका सोल्यूशन साई बराबर a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स होता था। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हम करते हैं। तो अब इसके बाद हम एक का लिखेंगे, फिर सिमिलरली करके 4b और 4c का सोल्यूशन लिखते हैं। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 4a को देखिए, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4a बिकम्स इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4a बिकम्स, 4a का जो हल होगा वो क्या होगा, देखिए साई एक्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम आर्बिट्ररी का सी और डी लिख रहे हैं, हो जाएगा ऐसे आगे डी लिखिए तो डी साइन, देखिए के रहता था तो के लिखते थे, के एक्स है तो क्या लिखेंगे के एक्स, तो डी साइन के एक्स एक्स प्लस सी कॉस के एक्स एक्स होता था ना, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो चूंकि वहाँ पे के रहता था यहाँ पे तो के लिखते थे, यहाँ पे के एक्स है तो क्या लिखेंगे के एक्स लिखेंगे। तो हो गया साइन एक्स एक्स इक्वल टू डी साइन के एक्स, डी साइन के एक्स प्लस सी कॉस के एक्स, ठीक है, डी साइन के एक्स प्लस सी कॉस के एक्स। इसको मान लीजिए 4a 4b 4c, तो इसको मान लीजिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, जहां d और c क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 साई एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, एक ये है, एट x इक्वल टू 0 साई एक्स इक्वल टू 0। एंड दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट x इज इक्वल टू lx, क्योंकि देखिए ये lx की वैल्यू 0 और x के बीच लाई कर रही है, तो एट x इज इक्वल टू lx साई एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो इसको मान लिया हम बाउंड्री कंडीशन 6a मान लिए, और इसको क्या मान लिए 6b x के लिए। इसी प्रकार से जब y वाले में जाएंगे तो वहां पे ये साई वाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो करेंगे, चेंज करेंगे वगैरह वगैरह। तो अभी हम ये बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे कि x बराबर 0 पे और x बराबर lx पे ये जो वेव फंक्शन है वो मतलब साई एक्स एक्स इसकी वैल्यू 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला बाउंड्री कंडीशन 6a है, पहला वाला जो बाउंड्री कंडीशन क्या है 6a है, उसको हम इक्वेशन 5 में यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहा है ऊपर, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 6a, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 6a इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5 मतलब बाउंड्री कंडीशन 6a को इक्वेशन 5 में यूज किया इन इक्वेशन 5, तो हमको क्या मिला वी गेट। तो अब देखिए 6a को करिए कि एट x इक्वल टू 0 साई x इक्वल टू 0, तो साई x x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा d, ठीक है, साइन के एक्स एक्स यानी हो जाएगा साइन के एक्स और x की वैल्यू क्या है 0, तो साइन के एक्स इंटू 0 प्लस सी कॉस के एक्स मतलब सी कॉस के, फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, ये हो जाएगा साइन के एक्स इंटू 0 में साइन 0 यानी ये वैल्यू खत्म, और ये हो जाएगा सी के एक्स इंटू कॉस 0 यानी 1 हो गया, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी यहां से हमको मालूम है दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 0। मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान ले रहे हैं इक्वेशन 7। तो अब c की वैल्यू 0 जो है दोबारा हम इक्वेशन 5 में रख देते हैं, तो यहां पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन
7 and 5 दी है, 7 और 5। तो 7 से c की वैल्यू 0 जो है आप 5 में रख दीजिए, तो हमको क्या मिल गया, साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू डी साइन के एक्स एक्स, क्योंकि c की वैल्यू क्या है 0। तो साइन एक्स एक्स इक्वल टू डी साइन के एक्स। इसको मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8A, क्या है 8A, ठीक है। इसी प्रकार से ठीक है, अब इस देखिए हमने एक पहला बाउंड्री कंडीशन यूज किया है 6 से, तो उससे हमने साइन एक्स की वैल्यू इस फॉर्म में निकाल दिया, क्योंकि अभी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। इसी प्रकार से अब यदि हम उस इक्वेशन को यूज करें, ये हम देखें 4b वाले कि d2 साइन वाई वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस के वाई वाई स्क्वायर साइन वाई वाई इक्वल टू 0, 4b वाले को यूज करें तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, साइन वाई वाई इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट मान लीजिए हम लिख रहे हैं d डैश, क्या लिख ले रहे हैं d डैश साइन के वाई वाई प्लस c डैश कॉस के वाई वाई, ठीक है। तो वो कोई क्वेश्चन होगा, फिर उसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एट y इक्वल टू 0 साइन वाई वाई बराबर 0 एंड एट y इक्वल टू lx साइन वाई वाई इक्वल टू 0, उसको कुछ इक्वेशन मानेंगे। फिर उस तरह उसके a वाले को जब हम यूज करके जो है फाइनली हम इस फॉर्म में क्या इक्वेशन निकालेंगे, साइन वाई वाई इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे चेंज होगा d डैश साइन के वाई वाई। इसी प्रकार जब हम d2 साइन z बाई डी जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर साइन जेड जेड इक्वल टू 0 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर उसका हल लिखेंगे तो हो जाएगा साइन जेड जेड इक्वल टू डी डबल डैश, यहाँ पे फिर आर्बिट्री कांस्टेंट चेंज करेंगे, फिर साइन के जेड जेड प्लस सी डबल डैश कॉस के जेड जेड, ठीक। फिर बाउंड्री कंडीशन उसके लिए क्या यूज करेंगे, एट z इक्वल टू 0 साइन जेड जेड इक्वल टू 0 एंड एट z इक्वल टू lz साइन जेड जेड इक्वल टू 0। फिर उसमें इस वाले को जब इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो हमको जो है फाइनल जो हल मिलेगा साइन जेड जेड इक्वल टू डी डबल डैश साइन के जेड जेड। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद जैसे हमने एक ये वाला प्राप्त ये वाला जो किए हैं प्राप्त कि साइन एक्स एक्स इक्वल टू डी साइन के एक्स, उस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन से कि d2 साइन एक्स एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर साइन एक्स बराबर 0 से, तो हम लिख देंगे सिमिलरली उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन वाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कांस्टेंट चेंज हो गया डी डैश साइन वाई आ गया, हो जाएगा के वाई वाई, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 8 डी। एंड फिर साइन जेड जेड इज इक्वल टू ये हो गया डी डबल डैश साइन के जेड जेड, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8C। ये हमको उन तीनों जो छोटे छोटे डिफरेंशियल इक्वेशन से उनके हल प्राप्त हो, ठीक है। हेंस या देयरफॉर, तो साइन एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई जेड। आप देखिए कल मैं बताया था कि साइन एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, साइन एक्स एक्स इंटू साइन वाई वाई इंटू साइन जेड। तो साइन एक्स एक्स की वैल्यू ये है, साइन वाई वाई की वैल्यू ये है और साइन जेड जेड की वैल्यू ये है, जहाँ डी डैश और डी डबल डैश ये क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देयरफॉर साइन एक्स 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 वाई जेड इक्वल टू क्या है, साइन एक्स एक्स इंटू साइन वाई वाई इंटू साइन जेड जेड, दैट इज साइन एक्स एक्स की वैल्यू ये रखिए तो हो जाएगा डी साइन के एक्स एक्स, फिर साइन वाई वाई की वैल्यू ये रखिए तो डी डैश साइन के वाई वाई, फिर साइन जेड जेड की वैल्यू ये रखिए तो हो जाएगा डी डबल डैश साइन के जेड जेड, ठीक है। अब कांस्टेंट 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 को एक साथ लिख लीजिए तो हो जाएगा डी डैश डी डबल डैश, ये हो जाएगा आपका साइन के एक्स एक्स साइन के वाई वाई और साइन के जेड जेड, ठीक है। इसको मान लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए अभी तक ये जो वेव फंक्शन है हमारा जो है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो हम इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू निकालेंगे डी डैश और डी डबल डैश की, फिर इसमें रख देंगे। तो पहले यदि हम इंडिविजुअल इसमें देखें जो है ये जो हमारा वेव फंक्शन जो प्राप्त हुआ था 8a 8b और 8c,
इसमें ये प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा कि हमने पहले वाले बाउंड्री कंडीशन को यूज किया था। जैसे 6 से 6 भी जो बाउंड्री कंडीशन थे तो उसमें पहला वाला क्या था कि एट एक्स बराबर 0 साई बराबर 0 से हम ये प्राप्त कर लिए थे। अभी उसमें दूसरा बाउंड्री कंडीशन बाकी था, जो क्या था कि एट एक्स बराबर एल एक्स, एट एक्स बराबर एल एक्स साई एक्स एक्स बराबर 0। इसी प्रकार उसमें क्या था कि एट वाई बराबर एल वाई, वाई बराबर एल वाई साई वाई वाई बराबर 0 एंड एट जेड बराबर एल जेड जो साई जेड जेड इक्वल टू 0। तो अब यदि दूसरे बाउंड्री कंडीशन को हम यूज करें तो वहाँ से हम डी डैश और डी डबल डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम फिर से इसको ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यदि इस इक्वेशंस को आप देख रहे होंगे तो इसमें देखिए कि यहाँ पे देखिए क्या है कि एट साई एक्स एक्स जो है वो 0 के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, lx के बराबर। इस सेंस में तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस 6b जो था, हाँ 6b इन इक्वेशन 8a, इन इक्वेशन 8a, ठीक है। यूजिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 6b अर्थात दैट इज एट एक्स बराबर एल एक्स साई एक्स एक्स बराबर 0। ये बाउंड्री कंडीशन यूज करना है जो 6b था। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 6b दैट इज एट एक्स इक्वल टू एल एक्स साई एक्स एक्स बराबर 0 इन इक्वेशन 8, इन इक्वेशन 8a। तो हमको क्या मिलेगा इन इक्वेशन 8a, तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो देखिए जब x के जगह lx रखेंगे तो साई x के जगह 0 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू डी साइन के एक्स lx, 0 इक्वल टू डी साइन के एक्स lx, जैसे उसमें कर रहे हैं। अब चूंकि d की वैल्यू डी कांस्टेंट है, सिंस d इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि d की वैल्यू कांस्टेंट है तो 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो मजबूर होके किसको 0 के बराबर होना होगा, साइन के एक्स एल एक्स। सिंस d इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर साइन के एक्स एल एक्स इज इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ पे हम साइन का जनरल वैल्यू वो निकालेंगे। तो यहाँ पे वही सिंपल एन पाई वाला रखेंगे। वहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एन पाई बाई 2 क्यों रखे थे, तो वहाँ पे इंटीजर का खेल है बेटा। इंटीजर की वैल्यू हम एक में 1 3 5 लिए थे और फिर 2 4 6 लिए थे, वो इंटीजर अपने से एडजस्ट हो गया था। तो जनरल रूप में सिंपल रूप में हम एन पाई लेते हैं। तो साइन के एक्स एल बराबर 0, तो ये हो जाएगा साइन के एक्स एल एक्स इज इक्वल टू साइन एन पाई। तो दिस इंप्लाइज के एक्स एल एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ध्यान दें अब यहाँ पे के एक्स के रहता एल रहता तो हम एन लिखते, या के एक्स के रहता तो एन लिखते हैं, क्योंकि के एन पे डिपेंड करता है तो इसको हम लिख देंगे एन एक्स, हो जाएगा एन एक्स पर। तो दिस इंप्लाइज के एक्स इज इक्वल टू सेम उसी तरह है एन एक्स पाई अपॉन एन एक्स। अब इसी प्रकार जब y वाला जो था, y वाला जो था मतलब कि जब साई वाई वाई इज इक्वल टू डी डैश साइन के वाई वाई, उसमें जब हम बाउंड्री कंडीशन वाला यूज करते हैं कि एट y इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू एल वाई, एट y इज इक्वल टू एल वाई साई वाई वाई इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमको जो है ये वैल्यू क्या प्राप्त होती, तो इसको हम लिख रहे हैं सिमिलरली जिस तरह के एक्स एन एक्स पाई बाई एल एक्स को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से के वाई क्या प्राप्त होगा, के वाई इज इक्वल टू एन वाई पाई अपॉन एल वाई एंड के जेड इज इक्वल टू एन जेड पाई अपॉन एल जेड। ठीक है, क्या होगा, के जेड इज इक्वल टू एन जेड पाई अपॉन एल जेड। इसलिए हमको क्या निकालना है, टोटल वेव फंक्शन और एनर्जी। तो हमको के एक्स की वैल्यू के एक्स की वैल्यू मिल गई, के वाई की वैल्यू मिल गई और के जेड की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर जो हमारा साई एक्स वाई जेड था, साई एक्स वाई जेड किसके बराबर था, साई एक्स एक्स इंटू साई वाई वाई इंटू साई जेड जेड। ठीक है, तो और साई एक्स एक्स की वैल्यू
हमने क्या रखा था, देखिए ये क्वेश्चन देखिए डी होगा, डी डैश होगा और डी डबल डैश होगा, फिर ये होगा साइन, इसकी वैल्यू रख देते हैं साइन के एक्स एक्स, साइन के वाई वाई और साइन के जेड जेड, ये चीजें थी। तो डी की वैल्यू अभी रखना है डी डी डैश डी डबल डैश। अब देखिए के एक्स की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा साइन एन एक्स पाई, क्या हो जाएगा के एक्स की वैल्यू क्या है एन एक्स पाई अपॉन एल एक्स, एन एक्स पाई अपॉन एल एक्स के एक्स एक्स, ठीक है, साइन के एक्स एक्स। तो ये हो जाएगा ये के एक्स है तो एन एक्स एल एक्स और पाई हाँ साई जो है एन पाई बाई एल एक्स, फिर साइन के वाई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका हाँ एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसी प्रकार से साइन के वाई की वैल्यू क्या रखेंगे जो है के एक्स, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ये इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जब डी डैश और डी डबल डैश साइन के एक्स एक्स, साइन के वाई वाई और साइन के जेड है। अब इसमें के एक्स बराबर ये रख दीजिए, के वाई बराबर ये रख दीजिए, के जेड की वैल्यू ये रख दीजिए, तो हमको वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा डी डैश डी डबल डैश साइन के एक्स का मतलब है आपका कि एन एक्स पाई अपॉन एल एक्स एक्स, और फिर साइन के वाई का मतलब है एन वाई पाई अपॉन एल वाई वाई, और साइन के जेड का मतलब है एन जेड पाई अपॉन एल जेड इंटू जेड। ये तो हुआ आपका टोटल अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। अब इसको नॉर्मलाइज बनाने के लिए जैसे मान लीजिए एक सिंगल रहता कि साई एक्स एक्स इज इक्वल टू जो है डी साइन के एक्स, यानी डी साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स, ठीक है। तो हम नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं कि 0 से लेके एल एक्स तक उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करके उसको 1 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे तीनों एक साथ नॉर्मल करेंगे तो हो जाएगा यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को जब हम करेंगे यूज तो देखिए क्या आ जाएगा, वी गेट ये हो जाएगा 0 टू एल एक्स, ये वाला वेव फंक्शन मतलब डी आगे इसको करेंगे डी साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स। तो ये मॉड ऑफ साई का स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल वाई डी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर एन वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ये एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई डी वाई, एंड 0 टू एल जेड डी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड डी जेड, और ये किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन को हम यूज करेंगे। आपको देखिए याद होगा कि जब वेव फंक्शन हमारा साइज इक्वल टू जो है ए साइन के एक्स या के एक्स की वैल्यू रखते थे ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए जब रहता था तो वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की वैल्यू जो ए की वैल्यू आती थी वो √2 अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ए का मतलब यहाँ पे है एल एक्स से एल वाई से और एल जेड से, जब ये वाला लेंगे तो ये आ जाएगा √2 अपॉन एल एक्स, ये इस डी की वैल्यू, इसमें जब लेंगे तो डी डैश की वैल्यू जो आ जाएगा वो √2 अपॉन एल वाई आएगा, और एल जेड की जो वैल्यू आएगी वो √2 अपॉन एल जेड आएगी, ठीक है। तो यूजिंग नॉर्मल कंडीशन दिस वन वी गेट हम क्या करेंगे प्राप्त, वी गेट एल एक्स वी गेट नॉर्मल कंडीशन वी गेट डी इक्वल टू √2 अपॉन एल एक्स डी डैश डी सिंगल डैश
इज इक्वल टू 2/Ly एंड d डबल डैश इज इक्वल टू √2/Lj। ठीक, तो d डैश और d डबल डैश की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो है प्राप्त हो जाएगा। हेंस द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इज गिवन बाय साइन xyz इज इक्वल टू √2/Lx इंटू √2/Ly इंटू √2/L। तो 2 गुना 4 गुना का 8, ये हो जाएगा √8/Lx Ly और Lz, और फिर ये जो चीज़ें हैं एडिटिव होता जाएंगी साइन nx πx/Lx, फिर साइन ny πy/Ly एंड साइन nz πz/L। तो ये हमारा क्या हुआ जो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हुआ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम कल के जो है जो लेक्चर वीडियो रहेगा उसमें हम जो है पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स के हम एनर्जी वैल्यू को जो है कैलकुलेट क्या डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये डीजनरेट और नॉन डीजनरेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है फिर उसको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।